आज हम अपने ई कॉमर्स वाले डेटाबेस में ई कॉमर्स वाले पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में जो डेटाबेस इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हम। तो बेसिकली हम लोग डिज़ाइन बना लिए बट डेटाबेस अभी तक इंटीग्रेट नहीं किए। तो हम लोग है ना डिसीजन ये ले रहे थे कि हम लोग पहले की तरह ही मंगो डीबी और मंगूज का इस्तेमाल करेंगे, बट थोड़ा इरादा बदल गया है और हम लोग इस बार प्रिज्मा का इस्तेमाल करेंगे। प्रिज्मा एक ऐसा बीच का मीडिएटर है कह लो या ओ कह लो। एक ऐसा ओ है जो लगभग डेटाबेस को सपोर्ट करता है, यानी जैसे मंगूज सिर्फ मंगो डीबी को सपोर्ट करता है, इसी तरीके से प्रिज्मा माई स्क्वेल, पोस्ट गेयर और इस तरीके से स्क्वेल लाइट और ना जाने जितना भी डेटाबेस लगभग आप जानते हैं उन सबको ये सपोर्ट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्वेल लाइट, स्क्वेल सर्वर और ये कॉकरोच डीबी, ये प्लान स्केल, ये सारे के सारे डेटाबेस को सपोर्ट करता है और वो डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है नेक्स्ट जीएस में, अपोलो में, हाइप में, नेस्ट में, एक्सप्रेस में, ठीक है, ग्राफ में। तो इस तरीके का बहुत सारा इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस बार आपको प्रिज्मा बनाने का। तो नॉर्मली हम लोग प्रिज्मा को शुरू कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो प्रिज्म का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे हम गेटिंग स्टार्ट करते हैं। और आप नॉर्मली देख सकते हैं कि किसी भी प्रिज्मा के पास, ये जो प्रिज्मा है इसके पास तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है आपका प्रिज्मा ओ, दूसरा है प्रिज्मा एक्सलरेटर और तीसरा है प्रिज्मा पल्स। ओ तो आपको आपके मॉडल बनाएगा, उससे क्वेरी चलवाएगा, डेटाबेस कॉलिंग इंसर्ट का काम करवाएगा। एक्सलरेटर आपको डेटाबेस में कैश मेमोरी में या कनेक्शन पूलिंग में मदद करेगा। और पल्स जो है वो रियल एप्लीकेशन को बिल्ड करने में मदद करता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे देखो क्विक सेटअप कैसे करते हैं। तो आप है ना स्क्वेल लाइट का डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्वेल लाइट डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जिसका है ना फाइल के रूप में स्टोरिंग होता है। मतलब आपने प्रोजेक्ट के पास ना एक फाइल बन जाएगा डॉट स्क्वेल लाइट। अब वो फाइल के अंदर में सारा डेटाबेस रहता है। मतलब आपको इसमें कोई अलग से इंस्टॉलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं क्विक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे करना है। बस सिंपली क्विक स्टार्ट पे क्लिक करना है। आपको आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रिज्मा इंस्टॉल करना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, प्रिज्मा इंस्टॉल करना है और अपना प्रिज्मा का इंस्टॉलेशन के बाद आप आगे का काम कर सकते हैं। तो मैं आपको मंगो डीबी के साथ भी कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ। मैं आपको अलग अलग फाइल के साथ कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। खैर, इसके अलावा हम यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम मंगो डीबी और रिलेशनल टेबल दो ऑप्शन मिलता है। रिलेशनल टेबल वो टेबल है जिसमें एसक्यूएल का इस्तेमाल होता है, जैसे माई स्क्वेल, स्क्वेल लाइट, स्क्वेल सर्वर, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मंगो डीबी है वो नॉन स्क्वेल डेटाबेस होता है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट्स में डेटा स्टोर होता है। तो आप है ना अगर कनेक्शन मंगो डीबी का करना चाहते हैं तो आपको सिंपली मंगो डीबी पे क्लिक करना है। मंगो डीबी पे क्लिक करने के बाद आपको दो चीज़ें करनी है। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे learn how to create a new Node.js and TypeScript project from the scratch using the connectivity of Prisma और MongoDB। इसके लिए आपको फॉलोइंग द ट्यूटोरियल, और इसमें आपको Prisma CLI और Prisma Client, ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो Prisma CLI क्या है वो देख लीजिए। तो नॉर्मली आपको इंस्टॉल करना है CLI को इस तरह से npm install Prisma, ठीक है। आप नॉर्मली इसको करेंगे इंस्टॉल। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कमांड को और यहाँ पर कहीं पे टर्मिनल पे पेस्ट कर लेता हूँ इंस्टॉल करने के लिए। इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं npx Prisma करके। तो npx Prisma क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज करेगा। मैं पहले इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से, मैं इसको इस बटन से इतना एक एक करके बंद नहीं करना, ये वाला बटन है जिससे पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिज्मा CLI आपका इंस्टॉलेशन में है और इंस्टॉल हो रहा है। इसमें आपको पैकेज.json में ऐड हो जाएगा डिपेंडेंसीज के अंदर में। यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्रिज्मा CLI ऐड होता हुआ दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक में जो पैकेज है यहाँ पे एक लाइन और ऐड हो जाएगा प्रिज्मा CLI। देखिए आ गया। तो प्रिज्मा आपका इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको लिखना है npx प्रिज्मा। जैसे आप ऐसे करेंगे आपको एक फोल्डर बना के मिल जाएगा, जो कि ना बेसिकली प्रिज्मा का फोल्डर होगा। देखिएगा, आपको दिखेगा।
थोड़ा वेट कर लेते हैं, सॉरी। हाँ, ये कमांड्स बता रहा है बेसिकली कि क्या क्या कमांड है और क्या क्या एग्जाम्पल है, कैसे करना है। ठीक है, देखो ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप अपना जब ऐप फोल्डर खोलिएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे तो मुझे फोल्डर मिलना चाहिए था। हम्म, हाँ, कमांड INIT, प्रिज्मा INIT, PRISMA INIT NPX, प्रिज्मा PRISMA। ठीक है, ये INIT में छोड़ दिया था गलती से, इसलिए मुझे इतना सारा कमांड का ऑप्शन आ गया कि आप कौन सा कमांड इसमें डालना चाहते हैं। देखो, ये थोड़ी देर के बाद आपको एक फोल्डर दे देगा प्रिज्मा नाम का, दे दिया। ये प्रिज्मा फोल्डर के अंदर स्कीमा डॉट प्रिज्मा लिखा हुआ है। आपको सारा काम यही करना है, यानी इसमें आपको A to Z वर्क करना है। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि एक चीज़ और इंस्टॉल करना होगा आपको, प्रिज्मा क्लाइंट। यहाँ पे आपको दिखा रहा है इंट्रोड्यूस यू प्रिज्मा क्लाइंट। ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को एक्सेस करने की में मदद करेगा। इसका सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे अगर हम, मतलब इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ढूंढ रहे हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड प्रिज्मा क्लाइंट। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट ये वाला वापस पेज पे आते हैं, और यहाँ कनेक्टिंग टू द डेटाबेस में हमको बात करें इसके पहले कि क्या क्या चीज़ चाहिए। तो नोट जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, मंगो डीबी का 4.2 सर्वर कम से कम इंस्टॉल होना चाहिए, या एटलासन का, एटलस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑनलाइन होता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रिज्मा का फोल्डर वगैरह बनाने का तरीका, प्रोसेस वगैरह आगे देखते हैं। कनेक्टिंग योर डेटाबेस, कनेक्टिंग योर डेटाबेस में आपको क्या करना है, जो प्रिज्मा फोल्डर है उसके अंदर स्कीमा डॉट प्रिज्मा है, उसमें आपको दो चीज़ें डालनी है। पहले प्रोवाइडर में आपको क्या लिखना है, मंगो डीबी। तो प्रोवाइडर में आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये प्रोवाइडर है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मंगो डीबी। और दूसरा डेटाबेस यूआरएल नाम का, डेटाबेस यूआरएल नाम का ENV में फाइल डाल देना। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, बट ये तो पोस्ट गियर का है। आपको क्या करना है, अपना मंगो डीबी का लाना होगा। तो अपना मंगो डीबी में लाने का मतलब है आप मंगूस का मंगो डीबी का कैंपस खोल लीजिए, और वहाँ यूआरएल मिल जाता है जो आप पहले भी करते हैं, वो यूआरएल यहाँ कॉपी कर लेना। देखिए, तो आप इसको कॉपी कर लेंगे सिंपली, और यहाँ पे प्रोजेक्ट में ऐड कर देंगे। इसको मिट हटा देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, वो स्लैश लगा के क्या नाम रखना चाहते हो वो डाल दो। ठीक है, तो आपका ये डेटाबेस यूआरएल जो है एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा, आपका यूआरएल पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप आगे का काम क्या कीजिएगा, देखिए इसके बाद आपको ध्यान रखना है मंगो डीबी में यूज़र नेम यहाँ पे होता है, पासवर्ड यहाँ पे होता है, @होस्ट नेम, फिर पोर्ट नंबर यहाँ होता है, और डेटाबेस यहाँ होता है। यही पैटर्न है यहाँ पे भी, देख लीजिए अगर आप ENV फाइल देखिएगा तो। मंगो डीबी यहाँ पे हो गया, ये मेरा क्या हुआ, यूज़र नेम हो गया, और पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, ये पोर्ट नंबर हो गया, और ये डेटाबेस का नेम। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग डेटाबेस तक का नाम लिख दिए। अब इसके आगे हमको क्या करना है, क्रिएटिंग प्रिज्मा स्कीमा। दूसरा स्टेज पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये दोनों तो लिखा हुआ आ गया मेरे पास, इसके अलावा ये सब आपको करना है। तो चलिए हम अभी यहाँ पे कैटेगरी और प्रोडक्ट नाम का दो डेटाबेस का टेबल बनाएंगे, राइट। तो स्कीमा में आएंगे, पहले हम लोग जब मंगूज में कर रहे थे तो हर के लिए फाइल अलग अलग बना रहे थे, इसमें सब एक ही जगह बन जाएगा, अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको क्या करना है, लिखना मॉडल और फिर मॉडल का नाम। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मॉडल का नाम कैपिटल लिखिए, कैटेगरीज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, पहला मॉडल बन रहा है। अब मॉडल में आपको जो जो कॉलम लगाना है लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कैट ID, ये आपको कॉलम का नाम रखना है, या ID कॉलम का नाम रखना है। अब रखिए, उसके बाद इस एक टैब सीधा दबा दीजिए, अलग कर दीजिए टैब से। देखिए काफ़ी स्पेस दिख रहा है ना आपको, सजाने का तरीका बता रहा हूँ। एक टैब, दो टैब, तीन टैब, जितना टैब डालना है डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका देखिए क्या लिखा, डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग, क्या होगा इंटीजर, INT क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके आगे क्या लिखा, @ID, यानी ये पहले से आपको बता देना है कि ये डेटाबेस का ID है। उसके बाद @डिफ़ॉल्ट, मतलब इसमें पहले से वैल्यू क्या होगा, जैसे @डिफ़ॉल्ट लिखा, डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट में क्या वैल्यू आना चाहिए वो बताना है। तो डिफ़ॉल्ट में बता दिया कि देखो ऑटो यानी ऑटोमेटिक लेना है, तो हम यहाँ पे ऑटो लिख दिए। देखो, सॉरी, AUT, ऑटो। ठीक है,
आप देखते रहिए डिफ़ॉल्ट के अंदर ऑटो और उसके बाद डिफ़ॉल्ट बंद हो गया है, ठीक है। ये देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद @मैप, मैप का मतलब ये होता है कि हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे आईडी का नाम आईडी आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अंडरस्कोर आईडी आए, वो हो जाएगा। और उसमें क्या स्टोर होगा, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर होगा। बेसिकली ये क्या है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट @मैप। अब इसमें आपको अंडरस्कोर आईडी लिख देना, जिसका मतलब ये हुआ कि हमको ये चाहिए। उसका @db, ये सिर्फ डेट ऑब्जेक्ट आईडी आपको जैसे लिखना है वो कैपिटल होगा। ये कोई भी तरह का गलती अगर आप करेंगे तो अंडरलाइन ये रेड कलर का आ जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, @, अच्छा और लिखा गया ऑटो, ओ सॉरी, ठीक ठीक। अब हो गया ये मेरा आईडी बन के तैयार। इसी तरीके से हम दूसरा कॉलम बनाएंगे। जैसे कि हमको टाइटल चाहिए इसमें, या स्लग चाहिए। तो स्लग क्या होता है ये हम बताएंगे बाद में आपको, बट पहले स्लग का मतलब ये समझ लो कि यूआरएल में जो आता है ना, ऐसे यूआरएल में कोई कैटेगरी दिखाना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब ये यूनिक रखना है, ये ध्यान रखना है। क्या रखना है, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हुआ, अब इसमें डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होगा, ठीक है। और डेटा टाइप क्या होगा, इसका स्ट्रिंग होगा, ये बता दीजिए। देखिए एकदम अच्छे से अरेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका टाइटल, कैटेगरी टाइटल, तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया। और इसमें आपको अगर कुछ नहीं डालना है तो आप ये इसे कोई एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसको नॉर्मली, और ये एट्रीब्यूट डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम टाइटल के जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे और कुछ डालना है क्या, डिस्क्रिप्शन डालना है मुझे, डिस्क्रिप्शन। और वो उसका क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। हो गया। तो मेरा ये मॉडल बनके तैयार हो गया, ठीक है। इसमें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट लगाना है क्या, तो लगाना है तो तुमको यहाँ पे ऐसे लिखना है। वो तो कॉलम बाय डिफॉल्ट रहता है, मतलब मंगो डीबी यूज कर रहे हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके बाद दूसरा मॉडल जिसका नाम होगा प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें फिर हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आईडी वाला मामला सेम है। मैप कर लो डीबी डॉट ऑब्जेक्ट, ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट आईडी, ये वही वाला चीज़ है, सारा चीज़ सेम है। आप चाहो तो टैब से अच्छे से इसको सजा सकते हो। एक डिस्टेंस दे दोगे तो अच्छा सजा हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस पर जितना चाहो दे सकते हो। टाइटल, पहले स्लग भी डाल देते हैं, स्लग स्ट्रिंग यूनिक। अब ये यूनिक जो है इसके साथ बराबर रखेंगे तो अच्छा लगेगा। टाइटल स्ट्रिंग, इसके बाद हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, MRP, इसका नाम प्राइस रखते हैं। और ये हमको फ्लॉट में चाहिए तो फ्लॉट लिखिए, ठीक है। और डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस ऐसे भी लिख सकते हो, और अंडरस्कोर भी लगा सकते हो, फ्लॉट, ठीक है। और ये नलेबल जैसे मान लो करना है तो इसको लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं इग्नोर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है कि जो जिसमें हम रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे वो इग्नोर, वो वही होता है, डिफॉल्ट ही होता है। तो क्या है, तो बेसिकली हम लोग क्या किए यहाँ पे, अच्छा सा डिस्कशन, स्ट्रिंग डाल दिए, स्लग डाल दिए, टाइटल डाल दिए, प्राइस डाल दिए, डिस्काउंट। इस तरीके से हम आगे का काम करेंगे। जैसे देखो इसमें बड़े मज़ेदार चीज़ है, कैटेगरी को कनेक्ट करने का तरीका क्या है, रिलेशन बनाने का क्या तरीका है वो देखो। हमको ना जो भी टेबल का रिलेशन बनाना है उसका नाम लिखना है, उसका मॉडल का नाम लिखना है, उसके बाद उसका रिलेशन लिखना है, किस फील्ड को किस फील्ड से रेफरेंस देना है वो लिखना है। और ऑथर आईडी में ऑब्जेक्ट रेफरेंस करना है। मतलब बेसिकली हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए कैटेगरी, ठीक है। इसका जो टाइप होगा वो कैटेगरी हो जाएगा, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग स्ट्रिंग की जगह पे ये हो जाएगा। उसके बाद @ रिलेशन। अब रिलेशन में आपको दो चीज़ें बतानी है। पहली बतानी है फील्ड, कौन सी फील्ड के साथ रिलेशन करना है, तो वो फील्ड आईडी आपको बताना है इसी डेटाबेस के कॉलम में। तो एक कॉलम रहेगा जिसको नाम रहेंगे फील्ड में कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी ऐसे। और ये क्या रहेगा, ये बेसिकली @ इसको कर देना है, ये तो स्ट्रिंग हो गया। और यहाँ पे कर देना है @ और db डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, यानी नॉर्मली ऑब्जेक्ट आईडी डेटा टाइप का होता है। अगर तुमको ये जगह और चाहिए तो तुम आराम से इसको ऐसे जाके दे सकते हो, मतलब इसके इक्वल ला सकते हो। देखो ये देखो, ये वाला देखो। तो तुम अपने हिसाब से इसको घसका के इसको बहुत साफ सुथरा बना सकते हो।
जैसे मैंने कोशिश किया, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरा देखने में बहुत अच्छा लगेगा और काम हो जाएगा आपका। ये ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब हुआ कि जो कैटेगरी आईडी होगा उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा किसी दूसरे आईडी का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैटेगरी आईडी, और रेफरेंस में बताना होगा किसके साथ रेफरेंस करना है। तो रेफरेंस अगला डेटाबेस का अगला डेटा है, उसमें ना उसका कॉलम का नाम बताना होगा। जैसे इसने बताया देखो आईडी, तो ये मेरा कैटेगरी मॉडल में क्या नाम से है, आईडी नाम से, तो मुझे यहाँ पे क्या डाल देना, आईडी डाल देना। समझ में आया? अब ये अभी हमको एरर क्यों दे रहा है वो देखना होगा। कैटेगरी आईडी ये अक्सर ना बाद में बनता है, लेकिन एरर अभी भी है, हमको थोड़ा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। रिलेशन, हाँ एक बात और बता देता हूँ कि जब हम लोग रिलेशन कर रहे होते हैं ना, जैसे मान लो ये कैटेगरी का रिलेशन कर रहे हैं किससे, इससे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोई एक कॉलम रखना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स एक्चुअल में यहाँ पे एरे के फॉर्मेट में होगा। तो प्रोडक्ट्स लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट जो कि मॉडल का नाम है और बड़ी ब्रैकेट। ये डालने का मतलब ये हुआ कि कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, यानी कि एरे होगा। तो हम लोग है ना जब कैटेगरी को एक्सेस करेंगे उससे उसका प्रोडक्ट आराम से एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये जो एरर यहाँ पे आ रहा था, इसको ना लिखने की वजह से वो खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या चाहिए और कॉलम में, डिस्क्रिप्शन चाहिए, स्ट्रिंग, उसके बाद क्या चाहिए, एमआरपी हो गया है, प्राइस और डिस्काउंट प्राइस एमआरपी। ऑर्डर क्या चाहिए, मॉडल नहीं, ये क्या प्रोडक्ट मॉडल में क्या क्या चाहिए, ब्रांड दिखाना है, ब्रांड, स्ट्रिंग। अच्छा तुमको हम ये भी बता दें कि अगर कोई नलेबल वैल्यू हो तो फिर उसके लिए क्या करेंगे। चलिए, तो ब्रांड हो गया, उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे इमेज। तो इमेज ये भी स्ट्रिंग होगा, इसको आप स्ट्रिंग लिखिए, थोड़ा सा गैप जो आपको आपने दिया है वो डाल दीजिए। तो हो गया इमेज भी। और कुछ, और यानी कोई कॉलम याद आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, ये इतना क्वांटिटी और कैटेगरी और मॉडल ये दोनों बन गया। अब आपको जब मॉडल बन जाएगा, जब आपका स्कीमा तैयार हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट। तो प्रिज्मा क्लाइंट क्या करता है, बेसिकली आपको मदद करता है आपको जनरेट वनरेट करने में। तो npm इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट। अब मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन के पेज को रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि तुम जब भी करो तो तुमको आसानी से समझ में आए। अब इसका तुम पूरा माइग्रेशन वैग्रेशन सब कर सकते हो। देखो कैसे माइग्रेशन कर सकते हैं, देखो देखो लिखना है प्रिज्मा डॉट डी बी डॉट स्पेस डी बी स्पेस पुल। इससे क्या होगा, डेटाबेस का स्कीमा, प्रिज्मा स्कीमा से डेटाबेस का स्कीमा बन जाएगा। और लास्ट में डेटा को डालने के लिए प्रिज्मा जनरेट, तो ये क्वेरी बना दे जनरेट कर देगा। तो हम सब दिखाते हैं कैसे काम करेगा। हम अपना मंगो डीबी खोल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास कोई डेटाबेस उससे नाम से रिलेटेड नहीं होगा। देखो शॉप नाम से कुछ है अभी नहीं है, तो मैं स्कीमा बना चुका हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिज्मा, ठीक है, डीबी पुल, सॉरी डीबी, एनपीएक्स लगाना होगा आगे, इसलिए नहीं काम किया, एनपीएक्स प्रिज्मा डीबी पुल। देखो हमको कह रहा है कि डेटाबेस रीएब्रेशन इन्वायरमेंट वेरिएबल में एक्चुअल में हमको कह रहा है कि आपका डेटाबेस यहाँ पर शॉप नाम से नहीं। कोई बात नहीं, हम फोर्स लगा देते हैं। फोर्स का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, ये एनपीएक्स छूट गया, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ो, देखते हैं अब क्या होता है। देखो, कैन नॉट क्रिएट द मॉडल स्कीमा जनरेटेड, प्लीज क्रिएट टेबल इन योर डेटाबेस, मेक श्योर योर डेटाबेस यूआरएल इज कनेक्टेड। वो मैं ईएनवी में ना ये हटा देता हूँ, एक बार हटा के देख लेता हूँ।
कोई बात नहीं, मैं इसको देखते हुए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। प्रिज्मा क्लाइंट हो गया यहाँ पे, क्वेरीइंग डेटाबेस। जनरेट स्कीमा यूज़ करता हूँ, npm प्रिज्मा prisma प्रिज्मा जनरेट। ये कमांड तो इस्तेमाल हुआ। रिफ्रेश। जनरेट के बाद पुल लगाते हैं, पीछे वाला कमांड। लोकल होस्ट, एक्चुअल में बात क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, रुको मैं देख लेता हूँ क्या मामला है। तो मेरा कोई एक्चुअल में एरर नहीं है, मैंने गलत ही कमांड डालने की कोशिश की। पुल तब काम करता है जब माइस्क्ल वगैरह यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली है ना, अभी हम इसको टेस्ट कर रहे थे तो पता चला कि हम तो यहाँ पे मंगो डीबी यूज़ कर रहे हैं। अब मंगो डीबी में हमको पुल की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह का ये हमको एरर दे रहा है, इसमें हमको पुल वुल की ज़रूरत नहीं है, हमको ना ये कमांड चलाने की ज़रूरत है। हम मोटे मोटे तौर पर क्या करेंगे, जब स्कीमा को बना लेंगे, पहले ये समझ लो, जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका दो पैकेज। पहला पैकेज आपका यहाँ पे देखो प्रिज्मा है, और दूसरा प्रिज्मा क्लाइंट है, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल होगा, देखिएगा। तो ये प्रिज्मा प्रिज्मा क्लाइंट आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे कनेक्शन जनरेट करेंगे। देखिए कैसे ये क्लाइंट वाला आ जाता है अपने आप, ये डीबी आ जाता है अपने आप, ये आप बनाया है और ये आप बनाया है। इसके बाद आपको क्या करना है, बस इसके बाद आपको प्रिज्मा जनरेट वाला कमांड चला देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कमांड, देखिए जनरेट npx प्रिज्मा जनरेट, बस इसको चला देने के बाद आपका जनरेट हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं जनरेट हुआ या नहीं हुआ, तो आप सिंपली npx प्रिज्मा स्टूडियो लगाएंगे। स्टूडियो ये आपको एक पैनल देता है प्रिज्मा, जिसमें आप अपना डेटाबेस के साथ पूरा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये आपको एक आईपी एड्रेस दे देगा बेसिकली। इसको आप ओपन कर लीजिएगा। जब आप ओपन कीजिएगा तो ऐसा पैनल खुलेगा, और इस पैनल पे आप देख सकते हैं कि दोनों मॉडल आपका दिख रहा है, ठीक है। तो जब आप कैटेगरी पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रिज्मा क्लाइंट रिक्वेस्ट नॉट मैच। खैर, तो आप जाएंगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्लाइंट है, ये आप हमारा देते हैं, अनचेंज कर देते हैं। और दूसरा जो देखिए आप प्रोडक्ट आपका, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये एरर आ रहा है, कोई इशू नहीं, क्योंकि डेटा वगैरह नहीं है, तो ठीक है यहाँ पे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमको इसको कनेक्शन को कंप्लीट करना है, और कनेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ना है। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, और हम तैयार कर चुके हैं। तो जस्ट इसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराया था प्रिज्मा क्लाइंट का यहाँ पे, और क्लाइंट को इंस्टॉल कराने के बाद आप क्वेरी वगैरह को कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि प्रिज्मा क्लाइंट को बार बार बुलाने के बाद और बार बार उसको क्रिएट करने से अच्छा है कि आप उसको एक जगह पे रख दें, और बार बार वहाँ से बुलाएं और यूज़ करें। तो मैं एक लाइब्रेरी बनाना सजेस्ट करूँगा। लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक db नाम का फाइल बना लीजिए, और लाइब्रेरी उसमें डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल कैसे करना है, देखिए मैं लाइब्रेरी lib फोल्डर रहता ही है यहाँ पे। आप यहाँ पे db.js नाम का एक फाइल बना लीजिए, और इस लाइब्रेरी के अंदर में db.js के अंदर में आप कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लीजिए। इस तरीके से कैसे करना है आपको, देखिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है डिक्लेयर ग्लोबल, डिक्लेयर डिक्लेयर ग्लोबल। आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, बेसिकली ये हर जगह काम आ जाए ऐसा वेरिएबल। वेयर प्रिज्मा प्रिज्मा, अब मैं यहाँ पे प्रिज्मा क्लाइंट को कॉल करूँगा, प्रिज्मा
PRISM प्रिज्मा क्लाइंट, हाँ देखो ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पे प्रिज्मा क्लाइंट। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अनडिफाइंड हो, यानी दोनों चीज़ डाल दिया, हो तो क्या करना है, नहीं हो तो क्या करना है। और ये जो ग्लोबल आप देख रहे हैं ना, डिक्लेयर ग्लोबल, ये यूज़ नहीं हुआ इसलिए ऐसा एरर है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद आप लिखेंगे कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट db इज इक्वल टू ग्लोबल दिस। ग्लोबल दिस एक पूरा का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम ग्लोबल करना चाहते हैं प्रिज्मा नाम से। और जब जब हम ये करें तो ये क्लाइंट, ये हम डिप्लॉयमेंट तक के लिए रेडी कर देते हैं, आप आराम से इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। इसके बाद आपको लास्टली क्या करना है, इफ़ अगर अगर मैं मेरा प्रोसेस डॉट ई एन वी, अब देखो प्रोसेस डॉट ई एन वी में जब जाओगे तो वहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे कि नोड वैल्यू है ना, हम लोग डाल सकते हैं, बता सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे करेंगे नोड वैल्यू, नोड इन्वायरमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्शन या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट रहेगा, यानी अभी हम काम कर रहे हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे हैं। तो ऐसा होगा तो ग्लोबल दिस डॉट प्रिज्मा, प्रिज्मा इज इक्वल टू डी। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन कर रहे थे तो इसमें एरर क्यों आ गया, ये और के साथ एक सिंगल ही होता है। ये क्या कह रहा है, इसे कर्सर रख के देखो, मॉड्यूल डिक्लेरेशन कैन ओनली बी इन द टाइप स्पेस, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसकी ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, इसको कमेंट कर दो। चलो देखो, तो डेटाबेस का कनेक्शन बनाया, बस सिंपली क्या करें, एक्सपोर्ट करवाना है डीबी नाम से, इसको ग्लोबल कर दो, ग्लोबल दिस का मतलब ग्लोबल कर दो, इसको प्रिज्मा नाम से। जब जब हम डीबी को बुलाएंगे, मतलब जब जब हम डीबी वर्ड यूज़ करेंगे तब तब ये प्रिज्मा क्लाइंट आ जाएगा। जब जब हम डीबी यूज़ करेंगे तब तब प्रिज्मा। तुम नोटिस करना, हम जब भी यहाँ पे आर्टिकल में तुम देखोगे तो यहाँ पे ना, जब भी हम लोग को जब भी यूज़ करना होगा अपना डेटाबेस, तो हमको न्यू प्रिज्मा क्लाइंट लगाना पड़ेगा। हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, न्यू तब लगाते हैं जब वो कंस्ट्रक्टिव फंक्शन होता है, और ये कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है, तो हम लोग को ये बार बार लिखना ना पड़े, इसके लिए हम यहाँ पे इन्वायरमेंट बना दिया। क्या किया, कॉन्स्ट नाम का एक्सपोर्ट कर लिया, डीबी नाम का वेरिएबल जिसमें हम लोग ग्लोबलाइज कर दिया इसको, बस इसको स्टोर कर लिया। तो जब भी हम काम करेंगे कहीं पे भी इसको यूज़ करेंगे। चलिए ये स्कीमा तो बन के तैयार हो गया है। कनेक्शन को करने से पहले हम यहाँ पे एपीआई बना देते हैं। फोल्डर का नाम क्या होगा, एपीआई, और उसके अंदर में फोल्डर बनेगा कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी इंसर्ट करना है। और कैटेगरी के अंदर क्या बनेगा, राउट डॉट जेएस। एक्सपोर्ट फंक्शन आगे लगा दो असिंक्रोनस, पहले ASYNC, ASYNC असिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन का जो नाम होगा वो पोस्ट मेथड पे रहेगा, तो पोस्ट। और ये हम सब जानते हैं इसमें REQ पास करना है और उसके बाद अपना काम करना है। तो लेट सबसे पहले डाटा को उठा लो, अवेट REQ से आने वाला डेटा JSON, ठीक है। अगर आपका डेटा एक से ज़्यादा है, जैसे आपका डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, टाइटल चाहिए, टाइटल चाहिए, स्लग चाहिए, हो सकता है स्लग भी डाल देना पड़े, और क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन। ये 3 कॉलम हम अलग अलग कर दिया। इसके बाद हम लोग इसका डेटाबेस का कनेक्शन बुलाएंगे। देखो कैसे कनेक्शन होता है, यहाँ पे लिखा लेट, ठीक है, और यहाँ लिखा मान लो कैटेगरी इज इक्वल टू अवेट डीबी, डीबी कहाँ है, जहाँ अभी हम बनाए थे, डॉट, अब मेरा उसका नाम, मॉडल का नाम, डॉट यहाँ पे क्रिएट, और डॉट क्रिएट के बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है डाटा कर्ली ब्रैकेट। ये थोड़ा सा तरीका किसका है, प्रिज्मा का तरीका है। ये कहाँ से हम देखेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए प्रिज्मा यानी आपका डीबी डॉट कैटेगरी डॉट क्रिएट, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, और देखो डाटा पूरा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक सी चीज़ है कि वो डेटा स्टोर कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या क्या डालेंगे, देखो यहाँ पे डालेंगे जो टाइटल आ रहा है टाइटल, स्लैग आ रहा है स्लैग, और डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा डेटा चला गया, स्टोर हो गया। और जो स्टोर हो जाता है तो ठीक है, नहीं स्टोर होता है तो फिर उसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे अभी हम। बट यहाँ पे लिखते हैं इफ़ कैटेगरी डन, कैटेगरी हो जाता है तो रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और कैटेगरी जो कि इंसर्ट हुआ वो रिटर्न कर देगा।
और ऐसा नहीं होता तो रिटर्न नेक्स्ट। इसको ट्राई कैच में करने का था, अच्छा रहता। ट्राई कैच में करने से क्या होगा, तुम्हारा एरर नहीं आएगा। उसको तुम ट्राई ट्राई में डाल दिए और कैच। किसी तरह से अगर एरर आ जाता है तो वो एरर यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो जाएगा। कैसे होगा, रिटर्न होगा स्टेटस, जो भी एरर होगा वो एरर आ जाएगा। ठीक है, 500 का एरर आएगा। ठीक है यहाँ पे, और हम थोड़ा चाहते हैं कंसोल भी हो जाए ताकि हमको पता चल जाए कि कहाँ से आ रहा है। इंसर्ट कैटेगरी में एरर होगा, err.message, यानी एरर का जो मैसेज होगा वो यहाँ दिख जाएगा। हमको कॉमा नहीं लगाना है, हमको प्लस कर देना है, सही रहेगा। तो ये हम तैयार कर लिया अपना एपीआई। और जहाँ हम लोग इंसर्ट का काम कर रहे हैं वहाँ आ जाते हैं, एडमिन पैनल, एडमिन, ब्राउज, कैटेगरी, और उसके अंदर में पेज डॉट जे एस। और यहाँ तुम कैटेगरी का इंसर्शन का फॉर्म ये वाला, ये है मेरा। यहाँ पे पहुँच गए हम, और यहाँ पे हमको वन सबमिट पे क्या करना है, बस यहाँ पे हमको असिंक्रोनस कर देना है इसको पहले। लेट डाटा इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे एक्सियोस को यूज़ करना चाह रहे हैं। आप फेच को भी यूज़ कर सकते हैं, फेच फंक्शन जो आपने पहले ही पढ़ा है। अब वेट लगा दीजिए आगे, बैकटिक का यूज़ कीजिए, और स्लैश एपीआई स्लैश कैटेगरी, यही है आपका मेथड। और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट में बताना पड़ता है मेथड पोस्ट। एंटर मार देते हैं थोड़ा सा, मेथड क्या है, पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद बॉडी बताना पड़ता है कि बॉडी में क्या है। तो बॉडी, तो एक्चुअल में बॉडी में हमको है ना एक पूरा का पूरा डेटा चाहिए, तो हम लोग ये जो पैरामीटर से आ रहा है वो डेटा है। ठीक है, इसमें स्लग नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो स्लग के लिए हम हो सकता है कि कॉलम ऐड कर दें, जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन है वैसे स्लग के लिए भी कॉलम ऐड कर देते हैं, बाद में हटा देंगे। ठीक है, टाइटल से ही स्लग बनता है, तो हम लोग यहाँ पे कैट स्लग नाम से नहीं, ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा, वहाँ स्लग है यहाँ कैट स्लग है। तो मुझे थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम टाइटल कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम सिर्फ स्लग कर देते हैं, जो नाम डेटाबेस में उसके अनुसार। और इसमें डिस्क्रिप्शन में कैट हटा देते हैं। हो गया, तैयार है। यहाँ पे लिख देते हैं स्लग, इंटर कैटेगरी स्लग, हो गया। तो ये डेटा मेरे पास आ रहा है, डेटा स्ट्रिंगिफाई हो गया, हेडर लग गया। और उसके बाद क्या करना है वो आगे आप बता सकते हैं, जैसे कि उसके बाद का डेटा जो आपको मिल रहा है वो जेसन से आ जाए वापस, और उसके बाद उसमें जो अगर डेटा है तो उसको प्रिंट कर दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे रीड रिफ्रेश के बारे में। तो हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट नहीं, ये क्लाइंट साइड है, नहीं क्लाइंट, यहाँ यूज राउटर लगाए थे, देखो ये राउटर, इसको यूज कर सकते हैं आराम से। राउटर डॉट रिफ्रेश, बस फंक्शन है राउटर डॉट रिफ्रेश। ये देखो, ये हमको आ रहा है कंपाइलेशन डाटा ऑलरेडी डिक्लेयर, डाटा 2 बार डिक्लेयर हो रहा है यहाँ पे। देखो डाटा पैरामीटर्स आ रहा है, डाटा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हमको कन्फ्यूजन हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं कैटेगरी। अब ठीक है, और यहाँ पे भी कैट, यहाँ पे कैट, मतलब एक ही वेरिएबल दो नाम से एक ही जगह पे नहीं रह सकता। वेट फॉर द रिफ्रेश, देखो मैनेज कैटेगरी, टेस्ट करते हैं। ये वैलिडेशन का चक्कर लग गया ना, वैलिडेशन वगैरह में या डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सब मैंने बताया है। देखो यहाँ इशू हो गया ना, नाम चेंज कर दिया वहाँ पे, और इसमें स्लग भी ऐड कर देते हैं। स्लग ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है यहाँ पे, इधर क्या है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और यहाँ देखो टाइटल, सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन, हो गया। रिफ्रेश करें, टाइटल स्लग, देखो एक्टिव हो गया। अब सबमिट, ट्राई करते हैं क्या होता है। ऐसे कुछ एरर आने का चांस है। डाटा डॉट जेसॉन बोला ये आपने क्या कर दिया। खैर, तो हम जो है ये चला रहे थे, ये एक बार टेस्ट करते हैं इसको, क्या सच में यहाँ पे कोई डेटा आया कि नहीं।
ये तुमको स्क्रिप्ट रन करने में दिक्कत दे रहा है। ये इसमें एरर होगा, अगर होगा 500 का एरर आया है, 500 एरर है कि डॉट स्टेटस इज नॉट ए फंक्शन। अच्छा, वहाँ पे गलती कर दी हम एपीआई में। एपीआई के पास जाते हैं, राउट्स, यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट जेएस डॉट स्टेटस नेगेटिव होता है, नेक्स्ट जेएस होता है, और इसके अंदर छोटी ब्रैकेट ऐसे डाल दो और लिखो इनवैलिड इंटरनल एरर, और यहाँ स्टेटस होता है ऐसे 500। अब ठीक है, तो ये कैश का मेमोरी रन कर रहा है, इसका मतलब मिसिंग डिलीमीटर स्लैश इन डेटाबेस यूआरएल। सब कुछ डेटाबेस के यूआरएल से ही इशू है। तो हमने कुछ इशू किया है यहाँ पे, ENV में वापस चेक करते हैं, शायद यहाँ पे स्लैश होगा और हम नहीं डाला। वापस देखते हैं, दोबारा टाइप करते हैं। अब क्या एरर है, डाटा डॉट जेएसएल, ये खैर एरर नहीं है। हाँ देखो, यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड स्ट्रिंग जा रहा है, जरा इसको देखना, स्लग इज मिसिंग। बाकी सब ठीक है, ये स्लैश का इशू था, यानी पुश काम करेगा मेरा। उस टाइम में जो एरर आ रहा था पुश वाला, वो एरर आ रहा था मुझे npx प्रिज्मा पुश, db पुल, सॉरी db पुल। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती ये एक और किए हैं, वो ये है कि ये जो स्लग डेटा पास हो रहा है मेरे पास, उसमें डेटा नहीं जा रहा है, उसमें से ना डेटा टाइप चला जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, देख लेते हैं। पेज में इंसर्ट का कोड ये है, यहाँ पर स्लग एक एम्प्टी एरिया है, स्कीमा में नहीं डाला हुआ है, स्कीमा z डॉट स्ट्रिंग मिनिमम 1, और मैसेज नहीं चाहिए, ये स्लग में नहीं डाला हुआ था, तो स्कीमा इसकी वजह से गड़बड़ा सकता है। ये कैटेगरी है, और हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। चलो ठीक है, कैटेगरी प्रिंट करने के लिए कैटेगरी डॉट डेटा, ठीक है। ये टाइटल हो गया, स्लग हो गया, कैटेगरी सब ठीक है। बस थोड़ा सा इसको रन करके दोबारा चेक कर लेते हैं, npm रन दे, एक बार रिफ्रेश। ठीक है, तो अब ये इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्कीमा में बता दिया उसने कि स्लग नहीं है, इसका मतलब है कि सारा चीज़ ठीक ठाक काम कर रहा है। तो स्लग नहीं होने की वजह से प्रिज्मा ने एरर दिया, मतलब ये क्लियर कर दिया उसने कि हाँ ठीक ठाक काम कर रहा है। तो मैं बस इंसर्ट करने का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से इंसर्ट हो जाए और काम खत्म। देखो, कोई एरर नहीं आया अभी तक, और हम इसको मंगो डीबी में चेक करेंगे। मंगो डीबी कंपस खोलेंगे, देखिए यहाँ एपीआई में 500 एरर जरूर आया है, 500 एरर आया है, साथ में हमको एरर पढ़ना पड़ेगा। क्लास कंस्ट्रक्टर कैन नॉट इन्वॉक विदाउट न्यू। अच्छा, न्यू कब नहीं लगाया हम, ओ इनवैलिड इन्वोकेशन, मैंने राउट में यहाँ पे लगाया बिना न्यू के, ये कह रहा है ना। ये क्लास कंस्ट्रक्टर है, और अवेट तो लगाया मैंने। हम्म, चलिए न्यू बना देते हैं, अब एक बार और ट्राई करेंगे, रिफ्रेश। कैटेगरी डॉट क्रिएट इज अ कंस्ट्रक्टर,
मैंने तो न्यू लगा दिया। न्यू अवेट ऐसे नहीं, अवेट पहले न्यू बाद में। ये तो एरर नहीं होना चाहिए था। इसमें देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गया। देखते हैं इसके कहीं डेटाबेस में तो गलती करके नहीं आ गए हम। डेटाबेस से कनेक्शन चेक करते हैं। लाइब्रेरी में डीबी न्यू तो यहाँ लगा है। ओ हो, ये गलती हो गया। मैंने इज इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे, ये या तो ये, या तो ये या तो ये। ठीक है, बड़ी गलती है यहाँ पे। ठीक है, तो कनेक्शन में गलती किया और इसका भुगतान करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, अब ट्राई करते हैं। इसलिए न्यू काम नहीं कर रहा था। बट ये इतना जल्दी इंसर्ट कैसे ले लिया। अब आया है कुछ अलग। नहीं, यहाँ पे भी न्यू लगाना है। राउट में न्यू हट गया। रिफ्रेश। हो सकता है कि अभी हमको दोबारा से ऑफ करके ऑन करना पड़े। ये डेटाबेस के कनेक्शन में तो एरर दिखा हमको, यहाँ पे हमने गलती किया था। वो तो सॉल्व हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे राउट्स को, और यहाँ पे क्या गलती है उसको पता करेंगे, बस हो गया। यहाँ पे मुझे नहीं लगाना है, जब मैं वहाँ कनेक्शन में लगा चुका हूँ तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं लगाना। और डेटाबेस का डीबी इंपोर्ट भी है मेरा, और हम यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। ये भी ठीक है। मैं सर्वर ऑफ करके ऑन करूँगा तभी समझ में आएगा कि एरर क्या है। वो अच्छा कह रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, न्यू मत लगाओ। तो मैंने लगा दिया था इसलिए एरर आ रहा था शायद। और यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे ये गड़बड़ी ये था कि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ था, तो इक्वल टू नहीं होगा, और का साइन होगा बेसिकली। हाँ, ये लास्ट। वेट, वेट फॉर द बेस्ट रिजल्ट। नहीं, अभी भी एरर है। अब काइंड ऑफ द इनवैलिड नेम स्पेस क्लास। ओ हो, एक बार मैं बताऊँ आपको। मैंने जो डेटाबेस का स्कीमा बनाया ना, उसमें सी कैपिटल लिखा है। तो मुझे अब है ना, यहाँ पे जब मैं राउट में यूज़ कर रहा हूँ तो इसको शायद सी कैपिटल लिखना पड़ेगा। ऐसा है क्या? चलिए मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे। कल मैं देखता हूँ कि इसमें क्या एरर है। तब तक के लिए बाय।